आप एक प्रॉपर सेटअप बनाते हैं जिसमें आप पहले उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, फिर आप उन्हें लाइव कर कॉल सेंटर्स की इतनी इन कॉल सेंटर्स या कस्टमर सर्विस केयर्स की इतनी वर्थ होती है कि वो एक स्टूडेंट को या एक अपने एम्प्लॉय को 1,50,000 अप टू 50 उड़ती उड़ती है वहाँ हमारे कानों में आई है कि कॉल सेंटर्स में स्कैम्स बहुत होते हैं। ये जो कॉल सेंटर्स हैं कस्टमर सर्विस केयर है, इसके ऊपर हमें बताएं। प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट है तो उसके अंदर कॉल सेंटर किन स्किल्स के ऊपर काम करता है? सलामती हो हदायत सुनने वाले कानों और हदायत कहने वाली ज़ुबानों पर। नाज़रीन व सामाइन, एक बार फिर खुशामदीद है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इल्म भरी गुफ्तगू लेकर फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और नए मेहमान और नए मौजू के साथ। हमारे जो मेहमान हैं इनका तारुफ मैं करवाता चलूँ। ये बीपीओ कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान, उसमें एज अ ट्रेनर काम कर रहे हैं, अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कॉल सेंटर्स और कस्टमर सर्विस केयर के ऊपर। आखिर कॉल सेंटर्स जैसे नेटवर्किंग जो एक मैट्रिक से फ्री स्टूडेंट भी अप्लाई करके अपना बरसरे रोजगार है, इंटरमीडिएट की कई कॉल सेंटर्स में बैचलर की बेसिस पे भी लो वैकेंसीज आती हैं। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कॉल सेंटर्स किस तरह अपने मुल्क अपने वतन की तरक्की के अंदर अपना काम सर अंजाम देती हैं और अपना किरदार पेश करती हैं। मुदस्सिर खान साहब, खुशामदीद है आपका हमारे शो पे और बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। आप बीपीओ में बतौर ट्रेनर काम सर अंजाम दे रहे हैं, तो बताइए कि कितने अरसे से और इतने सारे अरसे में क्या तजर्बा आपने हासिल किया? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। और शरोज भाई, मुझे काम करते हुए तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह। 5 इयर्स मैं मैट्रिक में, जैसे कि आपने भी बात की जी जी कि इंटर मैट्रिक और इंटर के बाद हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो फ्री घूमते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, बजाय इसके वो किसी प्रोडक्टिविटी में अपने काम में अपना टाइम लगाएं। मैंने भी इंटर के बाद अपना काम शुरू किया था कॉल सेंटर में। मैंने भी एक जो उसको CSR कहते हैं, कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, मैंने उससे काम शुरू किया था। और ठीक 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 5 साल के अरसे में मैंने 1-2 कंपनीज भी चेंज की और वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में मैं एज अ ट्रेनर काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अपनी सेल्फ को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी बात करने के तरीके इम्प्रूव करने में काफ़ी चेंजेस आई हैं एज कम्पेयर टू बिगेन 5 साल पीछे अगर जाएँ तो। तो मुदस्सिर भाई, जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि 5 साल पहले अगर देखें और अब देखें तो आप में बहुत से चेंजेस है और आपने खुद को ग्रूम किया। तो कॉल सेंटर नौजवान के अंदर, जैसे आप हैं या हम हैं, कोई नौजवान कॉल सेंटर के अंदर आता है तो उनकी किरदार कशी करने में, उनकी किरदार को बनाने में किस हद तक उसका किरदार है कॉल सेंटर का? कॉल सेंटर में एक एजेंट की, एक इंसान की किरदारकशी इस तरह की जाती है कि उसको एक नहीं, एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जिसमें काफ़ी सारे लोग हैं। इनिशियल फेज़ में लेके, जैसे आपकी हायरिंग है, आपकी हायरिंग से लेकर जैसे कि आपको हायर किया जाता है, आपके इंटरव्यू से लेकर फिर आपकी ट्रेनिंग, उसमें ट्रेनिंग में आपको काम सिखाने के बाद और आपकी फिर आपके जॉब को आपको लाइव किया जाता है, जहाँ पर आपने एक्चुअली कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करके काम करना होता है। वो सब चीज़ों को मिलाकर एक पूरा एक एक एजेंट को, एक इंटर से निकला हुआ बच्चा होता है, उसको ग्रूम किया जाता है ताकि वो जो अपने स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करे और उसके साथ-साथ अर्न करना शुरू करे। ठीक ठीक। तो आप एक प्रॉपर सेटअप बनाते हैं जिसमें आप पहले उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, फिर आप उन्हें लाइव करते हैं। तो वो लाइव जब आप उन्हें करते हैं, ऑन दी कॉल ही आप करेंगे फॉर एग्जांपल, तो ये फॉरेनर से करते हैं। स्किल्स में जब आप कह रहे हैं कि स्किल्स हम ग्रूम करते हैं, इनकी स्किल्स को पॉलिश किया जाता है, तो स्किल्स में कौन-कौन सी स्किल्स हैं जिन पे आप फोकस करते हैं? क्योंकि स्कूल पीरियड, कॉलेज पीरियड तो निकल आया, बंदा वहां से निकल आया, अब वो है कि उसकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट है। तो उसके अंदर कॉल सेंटर किन स्किल्स के ऊपर काम करता है? शरद भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका। स्किल्स में हमारे पास अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे पास 2 डिफरेंट चीज़ है। एक वो है कि जिसमें एक सैलरी जो होती है एजेंट्स की, डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है और आपका काम करने का तरीका कैसा है। कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है उर्दू में और इंग्लिश में, जो कि बहुत ज़्यादा बाकी लैंग्वेजेस की डिमांड है, लेकिन जो हम पाकिस्तानी मार्केट को लें तो उर्दू और इंग्लिश की बहुत डिमांड है। इस तरह लिया जाता है कि अगर जो इंग्लिश में बात कर रहा है, जिसको इंग्लिश में बात करनी आती है, जिसको कन्वे करना आता है अपने आप को, बात करनी आती है, या कंप्यूटर स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आजकल के दौर के हिसाब से कंप्यूटर स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बात करने का तरीका, अगर इंग्लिश में आप बात कर सकते हो तो मिनिमम एक
इंटर पास बच्चा भी मिनिमम लाख रुपए एक मंथ का कमा सकता है। ओके। और अगर उसकी इंग्लिश इतनी ठीक नहीं है, कुछ एजेंट हमारे पास ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश ठीक नहीं है, बस उर्दू में बात अच्छी कर लेते हैं। ठीक है। तो वो मिनिमम एज़ गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग वो अप टू 50,000 वो मंथली अर्न कर सकते हैं, एक इंटर से पास हुआ बच्चा। ठीक है। इट मीन्स कि वो फ्यूचर में अपनी स्टडीज़ के जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो खुद अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है। उसको घर वालों पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं। ठीक, तो आपने जैसे अभी कहा कि उन्हें इस काबिल किया जाता है कि वो इन फ्यूचर भी अपने एक्सपेंडिचर्स खुद उठा सकें। तो आया क्या है कॉल सेंटर्स की इतनी इन कॉल सेंटर्स या कस्टमर सर्विस केयर्स की इतनी वर्थ होती है कि वो एक स्टूडेंट को या एक अपने एम्प्लॉय को 1 लाख 50 अप टू 50,000 जैसे आपने मेंशन किया, तो फिर तो अप टू 50,000 जी, होगी। बिल्कुल। तो क्या ये वो पे करते हैं? मैंने ये भी सुना है, इस उड़ती-उड़ती अफ़वाह हमारे कानों में आई है जी। कि कॉल सेंटर्स में स्कैम्स बहुत होते हैं और पाकिस्तान में ये कॉल सेंटर्स जो नेटवर्किंग है, इनमें स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ज़रा इसके ऊपर आप क्लियर करते जाएँ, क्योंकि एक ट्रेनर, कॉल सेंटर का इतना एक्सपीरियंस ट्रेनर, उससे बेहतर हमें कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। बहुत अच्छा सवाल आपका थैंक यू। अगेन। तो इसका मैं इस तरह आपको जवाब देता चलूँ कि बे आपके जो 2 सवाल थे, पहले सवाल की तरफ पहले आते हैं कि इतना पे कर सकते हैं या नहीं किसी एक एक स्टूडेंट को, जो अब हमारे पास से बिल्कुल। भी तकरीबन 17-18 साल का फ्रेशर, जिसे फ्रेशर, फ्रेशर बिल्कुल कह रहे हैं। 18-19 साल के एक बच्चे को इतना पे कर सकते हैं। ये बीपीओ इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं, बेसिकली बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ओके। तो इसमें जो बाहर की कंपनीज़ हैं मोस्टली, जो आगे बहुत ज़्यादा हमारे इंटरनेशनल मार्केट्स में, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल नेशनल मार्केट्स में भी काफ़ी हैं, जो कि इन कंपनी जो कस्टमर सपोर्ट होती है, वो कुछ एजेंट्स को देते हैं, कुछ कंपनीज़ को देते हैं, उनको वो पे करते हैं, आगे वो अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करने के लिए। तो हम एक एजेंट को पे करने के लिए, स्टूडेंट को पे करने के लिए इनफ अमाउंट होती है, वो पे कर सकते हैं। डिपेंड करता है, अगेन मैंने आपको बताया था स्किल्स पे, तो उस अमाउंट को इंक्रीज़ भी किया जा सकता है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके। ठीक हो गया। आप आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ये एक स्कैम। स्कैम। ये बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि अगर आप पाकिस्तान में कस्टमर सपोर्ट या कॉल सेंटर की बात करें, तो पहला ज़हन में यही आता है कि ये एक स्कैम है, ये फ्रॉड है, बिल्कुल, ये ऐसे ही। हराम काम है। ऐसे ही। तो आपको मैं बताता चलूँ कि हमारी गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है स्कैम्स पे, और बहुत ज़्यादा जो कॉल सेंटर्स हैं उनको बंद किया जा चुका है और उनके ऊपर लीगल एक्शंस भी हो चुके हैं। ओके, लेकिन ओके। आपके पास जो ऑथेंटिक कॉल सेंटर्स हैं, आप लिस्ट निकाल सकते हैं गूगल पे, आपके पास जो ऑथेंटिक कॉल सेंटर्स हैं आपकी सिटीज़ में, वो आपके पास शो हो जाएँगे, आप उन्हीं को जाकर काम करें वहाँ से। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है एज़ ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, ठीक। बजाय इसके कि आप थोड़े से ज़्यादा पैसों के लिए स्कैम की तरफ जाएँ। वैसे भाई बहुत अच्छी बात की आपने। तो अब मैं आपसे मज़ीद जानना चाहूँगा कि जो कॉल सेंटर्स हैं, कस्टमर सर्विस केयर है, इसके ऊपर हमें बताएँ कि कस्टमर सर्विस पे और कॉल सेंटर में क्या फ़र्क है? और ये किन बेसिस पे काम करते हैं? ऑन व्हिच बेसिस दे वर्क? सो काइंडली इस पे आप थोड़ा-सा इलैबोरेट करें और इस पे हमें और मज़ीद इसके बारे में बताएँ। जी, शिरोव साहब, कॉल सेंटर और कस्टमर सर्विस ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। 2 डिफरेंट चीज़ें इस तरह हैं कि कॉल सेंटर में कस्टमर्स को कॉल की जाती है, और कस्टमर सर्विस सपोर्ट में कस्टमर आपको कॉल करते हैं और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक वो है। उसको कस्टमर को उसकी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक तो है। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, कस्टमर सपोर्ट एंड कॉल सेंटर। मज़ीद ये है कि 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, इसमें इनबाउंड और आउटबाउंड 2 फेमस चीज़ें हैं, कॉल सेंटर इंडस्ट्री में यूज़ की जाती हैं। इनबाउंड जिसमें आपको कॉल्स रिसीव होती हैं, ठीक। वो कस्टमर सपोर्ट सर्विस है, और आउटबाउंड जिसमें आप कॉल्स करते हैं, जिसको हम बेसिकली कॉल सेंटर कहते हैं। ठीक तो है। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें बीपीओ में यूज़ मैं की इस जाती पे आपको क्रॉस करता जाऊँगा। हैं। जी, जी। इनबाउंड और आउटबाउंड के साथ-साथ ये भी क्लियर करें कि इसके अंदर होता है ऑटो डायलर और सेल्फ डायलर, इस तरह की चीज़ होती है, और लीड्स जो इसके अंदर होती हैं। इन चीज़ों को ज़रा इलैबोरेट आप साथ करते जाएँ कि लीड्स का क्या रोल है इसके अंदर, और ये ऑटो डायलर, क्या इसके लिए कोई स्पेशल डायलर होता है या इसका क्या सीक्वेंस होता है? तो साथ ही ऑटो डायलर और सेल्फ डायलर का भी हमें आप क्लियर करते जाएँ कि व्हाट इज़ ऑटो डायलर एंड व्हाट इज़ सेल्फ डायलर इन द कॉल सेंटर और कस्टमर सपोर्ट केयर? ऑटो डायलर और सेल्फ डायलर 2 चीज़ें हैं। ऑटो डायलर में हमारे पास एक लिस्ट होती है हम नंबर्स की, हम उसको डायलर में जो परचेज़ करना पड़ता है, ऑब्वियसली जब आपको एक ऐप परचेज़ करनी पड़ेगी, ठीक। सब्सक्रिप्शन लेनी होती है, उसकी ठीक। चार्जेज़ होते हैं। अगर कोई अपना कॉल सेंटर करना चाह रहा है तो उसके लिए पहले सब्सक्रिप्शन चार्जेज़ होते हैं। वो लेके एक लिस्ट होती है जो हम उस ऑटो डायल में ऐड कर देते हैं, वो फिर ऑटोमैटिकली कस्टमर्स को नंबर डायल करते रहते हैं। जैसे उनको रिंग होती है, अगर कोई पिक करते हैं तो हमारे जो एजेंट्स बैठे होते हैं, वो उनके साथ उनके कस्टमर से बात करते हैं। सेल्फ डायलर में वो भी इसकी भी सब्सक्रिप्शन अगेन लेनी पड़ती है ओके। किसी कंपनी से। उसके साथ आपको सब्सक्रिप्शन तो लेनी पड़ेगी, साथ ही आपको उसके साथ-साथ
आपको एजेंट खुद डायल करता है। जब नंबर्स आपके पास होंगे, अगेन वो लिस्ट होगी आपके पास ओके, नंबर्स की, बिल्कुल। लेकिन आपको वो सेल्फ डायल करना पड़ेगा। ठीक है। ऑटो एज कम्पेयर टू ऑटो डायलर, सेल्फ डायलर के थोड़े सब्सक्रिप्शन चार्जेस कम होते हैं। ठीक हो गया। ये तो सारी चीजें हो गई मुदस्सिर भाई, स्कैम नहीं है, सारा कॉल सेंटर का नेटवर्किंग क्या है। अब मैं आपसे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। इंशाल्लाह हम मजीद भी इस पे गुफ्तगू सेशंस करेंगे, लेकिन आज मैं एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपसे चीज जानना चाहूंगा कि एज अ ट्रेनर आपको फ्रेशर्स के साथ क्या क्या मुश्किलात पेश आई, और फ्रेशर्स क्या माइंडसेट लेके आते हैं, आप ट्रेनिंग उन्हें देते हैं तो वो किस माइंडसेट के साथ आते हैं, और उनका माइंडसेट चेंज करने में आपको कितनी ज्यादा मुश्किलें पेश आती हैं? जी शिरोज भाई, माइंडसेट तो बहुत ही डिफरेंट आते हैं हमारे पास। माइंडसेट में अगर देखें ना, एक एज कम्पेयर टू फ्रेशर, ठीक। हमें जो एक्सपीरियंस होता है उसको डील करना थोड़ा सा समटाइम्स मुश्किल हो जाता है। ये फ्रेशर होता है, आप उसको किसी भी तरह मोल्ड कर सकते हो क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है, वो मतलब ब्लैंक पेपर, आप उसके ऊपर जैसा आप उसको मोल्ड करोगे, अगर उसको कुछ आता है तो काम करना, अगर बेसिकली उसको बेसिक स्किल्स ही नहीं है तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उसको कंटिन्यू करवाना। ठीक। लेकिन जिनका ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं, माइंडसेट है, मतलब पहले एक्सपीरियंस है, उनके एटीट्यूड को हमें थोड़ा सा ना ओके, बर्दाश्त करना थोड़ा ओके, मुश्किल होता है कि ओके। उनको लगता है कि हमें सब कुछ आता है, हम कुछ नहीं करेंगे, तो एट द एंड वी हैव टू लेट देम ऑफ, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहे होते। ये एटीट्यूड होता है समटाइम्स होता है। एज अ ट्रेनर हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर मैं ट्रेनर हूँ, मेरे सामने 50 लोग बैठे हैं, तो मुझे 50 माइंडसेट से बात करनी होती है, बिल्कुल। एक से नहीं 50 माइंडसेट से बात करनी होती है, ताकि हर एक का ये तो माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। डिफिकल्ट होता होगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा हो जाता है समटाइम्स। अगर इस तरह मैं आपको बताऊं, लड़के याद रखना, मुझे अभी तक याद है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि मैं जब नया नया ट्रेनर बना तो मेरा फर्स्ट बैच था। ठीक। फर्स्ट बैच में मेरे पास कुछ एक लड़कियां और लड़के बैच आया हमारे पास, तो मैंने ट्रेन करवाना शुरू किया। एक लड़का था उसमें, ठीक है। उसको मैंने बहुत सारे चांसेस दिए कि लड़के इम्प्रूव कर जाओ, वो एक अगेन एक्सपीरियंस था। ठीक। तो उस लड़के ने कहने कसम खाई थी कि नहीं, मैंने काम नहीं करना, बाकी जो मर्जी करवा लो मुझसे। तो मैंने एक हफ्ता काम करना शुरू किया, उसको मैंने थोड़ा सा सेशंस करवाना शुरू किया। आफ्टर द शिफ्ट के काम खत्म हो चुका है, मैं उसको बुला रहा हूँ अपने पास, बैठो मेरे पास, ताकि थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सके हम। बेसिकली तो हम काम करने हैं, काम करेंगे तो पैसे बिल्कुल मिलेंगे। ऐसे ही। लेकिन वो लड़का एट द एंड ट्रेनिंग क्लियर करवा दी, मैंने चांसेस दिए, मैंने एक्सेप्शन करवा के ट्रेनिंग क्लियर करवा दी। ठीक है। मैं कहा चलो यार, आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो, आप सीरियस हो, काम कर सकते हो, थोड़ा सा इम्प्रूव करोगे तो हो जाएंगे। वो मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती थी, ओके। क्योंकि उसके बाद जो मुझे फेस करना पड़ा, जो जो मेरे पास कंप्लेन्स आती थी, एवरी डे मेरे पास भी कंप्लेन आ रही है ओके। कि आपका ट्रेन रिसोर्स ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। अच्छा। तो उसके बाद मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की। ठीक। लड़के याद रखें, मुझे अभी तक याद हो। अगर वो देख रहा होगा तो आई एम डैम श्योर कि वो नहीं भूला होगा कि मैंने अपने इस ट्रेनर के साथ क्या किया था और क्या नहीं। मुदस्सिर भाई, उम्मीद है कि आप भी उसे कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी आज की पॉडकास्ट हमारी, आज की हमारी गुफ्तगू थी कॉल सेंटर्स पे। और जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, इंशाल्लाह हम आगे मजीद इस पे सेशंस करेंगे, और अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें डिस्कस करने वाली हैं, और आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे कि कॉल सेंटर का बेसिकली बुनियादी मकसद क्या है, और उसके अंदर इंसान को क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले किसी मौजू को लेकर, और अगली सीरीज में, अगले सेशन में नए चेहरे के साथ और नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अदाब अर्ज़ है।